व्हाट डज दिस लॉ डिस्कस? ये लॉ क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, एक्सटेंडेड करंट के लिए डायरेक्ट बायो सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख सकते, एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं। तो करंट एलिमेंट का मतलब क्या था, हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, ये था। मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बायो सेवर्ट था। तो ऐसे तो सीबीएसई के सिलेबस में पहले और भी एप्लीकेशंस थे, बट अभी हमें एक सिंपल वाला ही करना है। तो सिंपल एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है एट इट्स सेंटर। तो करंट कैरिंग लूप का मतलब क्या हुआ? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पता लगाना है यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। सपोज दिस इज आवर current carrying circular loop which has a radius r। ये हमारा करंट कैरिंग लूप है। इसमें करंट का डायरेक्शन सपोज इस तरह से, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज करंट इज पासिंग थ्रू दिस लूप। नाउ यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप एट दिस पॉइंट। यहाँ ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ से अगर मान लो यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है तो पूरे लूप के लिए एक ही बार में मैग्नेटिक फील्ड लिखना पॉसिबल नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट यू कैन टेक। सपोज आई एम टेकिंग ए करंट एलिमेंट हियर। इतने बड़े साइज का दिखा रहे हैं, एक्चुअली बहुत ही छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो इसका साइज है सपोज dl, तो करंट एलिमेंट हो गया आइडियल एंड यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। Okay, so magnetic field at point O due to this current element at point P will be, according to Biot-Savart law, magnetic field at O due to current element at P पॉइंट वाले करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। विच एंगल इज थीटा? बायो सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा था थीटा कौन सा एंगल था? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। व्हाट इज आर वेक्टर? Yes, r vector is the position vector of point P with respect to the position of current element। करंट एलिमेंट से P पॉइंट की तरफ जाने वाला जो वेक्टर है उसके और dl idl के डायरेक्शन के बीच जो एंगल है, तो आइडियल का डायरेक्शन ऐसे है, इस पॉइंट से O पॉइंट की तरफ अगर हम एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, तो उसका साइज तो रेडियस के बराबर ही होगा, तो हम इसको लिख देते हैं r वेक्टर। ठीक है, और ये क्योंकि सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे, यानी कि रेडियल वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेक्टर। जो आइडियल है वो किधर है? सर्कमफेरेंस के अलोंग है, और आर वेक्टर किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम द सर्कमफेरेंस, यानी आर वेक्टर रेडियल लाइन के अलोंग हुआ। सो आइडियल और आर वेक्टर के बीच एंगल होगा दैट विल बी π/2 and here we have square of the magnitude of r vector। तो इस केस में वो रेडियस ऑफ द लूप के बराबर ही होगा। सो व्हाट डू वी गेट? db is equal to mu naught by 4 pi I dl sin π/2 is 1, so it becomes ideal by r square। Okay, so this is the magnetic field due to small current element ideal, but ऐसे ideal elements यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ यहाँ यहाँ
एनी पोजिशन, एट एनी पोजिशन यू कैन हैव आइडियल वेक्टर, बहुत सारे आइडियल वेक्टर हैं। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, if all the ideal current elements are giving magnetic field in the same direction, then those magnitudes of all dB vectors will be added, or if they have different directions then they will be added vectorially, vector method से उन्हें add या subtract करना है। तो इस dB का डायरेक्शन क्या होगा? नाउ वी विल यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जैसे हमने उस दिन dB का डायरेक्शन पढ़ा था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dB which is perpendicular to both ideal and R, and how it is decided using the right hand rule। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आइडियल के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखेंगे, फिर आर के डायरेक्शन में कर्व करेंगे, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ dB। तो आइडियल वेक्टर इधर है, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे रखा, और आर वेक्टर का हेड इधर है तो फिंगर्स को इस तरफ कर्व किया, देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, समझ में आया? नॉर्मली आउटवर्ड। राइट हैंड रूल यूज करने का और एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या है? लेकिन ये दूसरा तरीका हमें काम कब आता है? जब आइडियल और आर या कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, देन ओनली दिस मेथड कैन बी यूज। और ये वाला जो है आइडियल के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, फिर आर के डायरेक्शन में कर्व करो, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। ये हर केस में काम आता है। देखो इस बात को अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लो। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी करना है। ए वेक्टर मान लो ऐसे था और बी वेक्टर सपोज ऐसे था, तो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं? ए वेक्टर का हेड जिधर है उधर राइट हैंड के फिंगर्स को रखेंगे। सब लोग करो, साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है? यहाँ पे हमारे ऊपर हंसने वाला कोई नहीं, हम सब लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हंसे तो भी करना है। ए के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को रखा और बी का हेड इधर है, अगर इधर होता तो इधर मुड़ते, इस तरफ है तो इस तरफ जाएंगे, देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ आया? सो ये मेथड हर केस में काम आएगा, whatever be the angle between A and B. But if you have A and B perpendicular to each other like this, then we have an easier method also। ठीक है, वो easier method क्या है? फर्स्ट वाला जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स को स्ट्रेच करो सेकंड वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, देन डायरेक्शन ऑफ पुश will be the direction of A cross B. But this will work only when A and B are perpendicular to each other. Okay, direction of slapping will be the direction of A cross B. तो इस केस में A के डायरेक्शन में पहले थंब को रखा, फिंगर्स को स्ट्रेच किया A के डायरेक्शन में, ठीक है? और B किधर रखना है? B के कुछ गलत बता रहा है, क्या करना था? A के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, ठीक है? नहीं, फिर गलत हुआ। Thumb has to be in the direction of A, okay? Fingers to be stretched in the direction of B, then direction of push will be the direction of DB। Clear? समझ आया? बट ये वाला तभी यूज कर सकते हैं जब A और B परपेंडिकुलर है। बट हम जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें ये वाला बहुत सी जगह काम आ जाएगा, ज्यादातर जगह इसी से काम चल जाएगा, ठीक है? तो इसको यहाँ यूज कर लेते हैं तो भी वही रिजल्ट मिलेगा। आइडियल के डायरेक्शन में थंब को रखना है, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, और यू कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। एक ही बात है, ठीक है? आर वेक्टर उधर ही होगा जिधर हमें फील्ड पता लगाना है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल, फिंगर्स टुवर्ड्स आर वेक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ पुश विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे भी यही डायरेक्शन हमें मिलेगा। क्लियर? बट ये याद रहे, ये वाला तरीका हमें तभी यूज करना है जब ए और बी परपेंडिकुलर हो, और जो फिंगर्स को कर्ल करने वाला है वो सारे केसेस में काम आएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। हमने भी प्रैक्टिस नहीं किया इसीलिए अभी भूल गए। ये प्रैक्टिस वाली बात है, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा, गलत नहीं होगा। और दूसरा उस दिन क्या बताया था, कॉपी को तुम किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उल्टा सीधा, कैसा भी कर लो, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। ठीक, तो ये फैसिलिटी तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है। बोर्ड को जैसा है वैसे ही रखना है, ठीक है? सो
Magnetic field due to this small current element dB is normally outward at point O. Suppose we have taken ideal at this point. This will be the direction of ideal. Now, what will be the direction of dB due to this ideal? Thumb go in the direction of ideal and fingers towards the point O. Then again, dB is in outward normal direction. इधर अगर dl लेंगे, ideal अगर हमने यहाँ पर लिया ऐसे, तो क्या हो जाएगा? Thumb in the direction of ideal and fingers towards point O. dB will be normally outward. किसी भी पॉइंट पे आइडियल को ले लो, यहाँ पर अगर लिया तो भी सेम रिजल्ट आएगा. यानी सारे जो आइडियल करंट एलिमेंट्स हैं, दे आर गिविंग मैग्नेटिक फील्ड इन द नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन. सारे डीबी एक ही डायरेक्शन में. इट मीन सारे डीबी को हमें ऐड कर देना. तो बहुत स्मॉल चेंजेस जब होते हैं, कंटिन्यूस चेंजेस, देन इन प्लेस ऑफ एडिंग वी डू इंटीग्रेशन. तो इस डीबी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट O due to whole current carrying circular loop, B will be the integration of dB. तो इंटीग्रेशन जब करते हैं यानी कि एडिशन जब करते हैं तो कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं उनको बाहर लिख लेते हैं. कॉमन टर्म्स क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई और आर स्क्वायर. ये कांस्टेंट है. सिर्फ dl 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 dl. ठीक है. सो म्यू नॉट बाय 4 पाई I by R square इंटीग्रेशन ऑफ dl फॉर क्लोज्ड लूप. ऐसे सिंबल बना देते हैं क्लोज्ड लूप के लिए. देन व्हाट डू वी गेट? म्यू नॉट बाय 4 पाई I by R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl मीन्स dl 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 सारे dl को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप, यानी कि 2 पाई r. r एक पार्ट डिवाइड कर देंगे, 2 पाई को भी डिवाइड कर देंगे तो इधर 2 बचेगा. तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r. ठीक है. So what do we get? We get magnetic field at O due to current carrying loop mu naught I by 2r. ये आ गया. ठीक है. एक लूप ऐसे आया, इसके ऊपर और एक लूप अगर रखते, दूसरा एक लूप इसके ऊपर रख देंगे, सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा बाहर की तरफ. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक भी हम सीख लेते हैं, शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या है कि अभी तो हमने एक एक लूप के लिए एक एक एलिमेंट के लिए डीबी का डायरेक्शन देखा, ऐसे आ रहा है फिर ऐसे आ रहा है. तो अब हम पूरे लूप के लिए एक बार में ही याद कर लेंगे. ये हमारा लूप था, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. ऐसे करंट जा रहा था और सेंटर पे जो फील्ड आया बाहर की तरफ आया, नॉर्मली आउटवर्ड. तो यहाँ पे हमें और एक ट्रिक यूज कर लेते हैं. राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. समझ में आ रहा है? बहुत सारे ऐसे ऐसे और ऐसे वाले आएंगे, सबको याद रखना है और वो प्रैक्टिस से ही होगा. अगर करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते ऐसे, ये याद कर लो, बहुत काम आने वाला है. देन कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी इस केस में होगा नॉर्मली इनवर्ड, ये था नॉर्मली आउटवर्ड. ठीक है. यहाँ तक समझ गए? अब देखो यहाँ पे दो बातें हो गई, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, फिर उसका मीनिंग समझते हैं, उसको क्यों कंफ्यूजन हो रहा है. हमने बायो-सेवर्ट लॉ में कहाँ से शुरू किया? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, देन डायरेक्शन ऑफ पुश विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और फिर यहाँ पे क्या हो गया? करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को मोड़ा, देन थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इंटरचेंज हो गया. याद रखना है इस बात को. ठीक है. जब स्ट्रेट वायर होता है तो हम क्या करते हैं? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स आर द मैग्नेटिक फील्ड. और जब करंट सर्कुलर है, देन फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इज द मैग्नेटिक फील्ड. सेंटर वाले पॉइंट के लिए, सब जगह नहीं. ठीक है. तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था बहुत इजी, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड बताओ.
करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में, बहुत इजी था। तो कैसे बनाएंगे? ये जो बने हुए डायग्राम ये तो सही है, बट these are specific for the case when field is to be calculated at the center only। सिर्फ सेंटर के लिए किया तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ एक लाइन पर नहीं होता है, पूरा रीजन ऑफ स्पेस में रहता है। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे? तो सपोज एक करंट कैरिंग लूप ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। बैंगल है किसी के पास? बैंगल पहना है किसी ने? बैंगल देखो, ऐसा रिंग है एक, ये रिंग है, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे रखें हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो इस तरह का दिखाई देगा, और इस रिंग का जो एक्सिस होगा ये इसका एक्सिस होगा, ऐसे दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे? अगर टॉप व्यू देखेंगे, पहले करंट का डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये करंट का डायरेक्शन है और ये इसका एक्सिस है। अगर टॉप व्यू देखेंगे इसका तो हमें करंट दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, इमेजिन कर सकते हैं। तो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर हम एक करंट एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर करें और ऐसे देखें तो करंट यहाँ पे जा रहा होगा इस पॉइंट पे, बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ, ठीक है। और इस एंड पे देखें तो बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे, ठीक है। तो अगर हम एक करंट एलिमेंट यहाँ कंसिडर करें जो बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे दिखा दिया है, बट ये किधर है? नॉर्मली इनवर्ड। तो अगर थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रखा और फिंगर्स को कर्व किया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो यहाँ तो स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा है इसके जैसा। अभी हमने जस्ट 1-2 मिनट पहले डिस्कस किया था ना कि अगर करंट सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बताना है, और अगर करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बताना है। आया समझ में? इफ करंट इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देन ये वाला मेथड यूज करो, करंट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर करंट सर्कुलर है, करंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने पूरे लूप के लिए अगर देखा तो ये वाला मेथड यूज किया, और हम एक छोटे सेक्शन के लिए देखेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में एरो बनाना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे सारा खेल तो डायरेक्शंस का ही है। इसी से हमें पता चलता है, क्योंकि डायरेक्शन बदल देने से, करंट का डायरेक्शन बदल देने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों, और भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरफ अगर हम करंट एलिमेंट लेंगे तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? ये बाहर की तरफ निकलता हुआ करंट एलिमेंट होगा। इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखने में तो ऐसा ही लगेगा जैसे इधर है, डायरेक्शन इस तरह से, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनाए इसी करंट एलिमेंट के लिए तो ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे आएगा, बड़ा सा लूप बनेगा, बट हमने नहीं बनाया, ये बनाएंगे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर यहाँ पर होता करंट एलिमेंट फ्रंट साइड में तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होता? इधर की तरफ होता है ऐसे। तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ भी इसी तरह का फील्ड आएगा। समझ में आ रहा है? बैक साइड में अगर लेते आइडियल तो भी ऐसे आता, यानी अंदर वाले रीजन में अगर तुम देखोगे, रिंग के अंदर वाले रीजन में, तो किसी भी डायरेक्शन से देखो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए मिडिल रीजन में सारा मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है, और फाइनली हमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जो बी वेक्टर यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये 3 मार्क्स मिला था इसका। सोचो कितना इजी काम था, और इसके लिए 3 मार्क्स। लेकिन इजी तभी था
जब तुम इस क्वेश्चन को समझ पाते कि क्या करना है। ठीक है, 3 मार्क्स मिलेगा इसके लिए। एक बार ऐसा आया था क्वेश्चन। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। और अगर हम करंट का डायरेक्शन जैसा इस डायग्राम में है इसका ऑपोजिट कर देते तो क्या होता? सब कुछ ऐसे ही होता है, बस ये डायरेक्शंस बदल जाते, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाते। ठीक है, वो खुद से करके देख लेना। ओके, तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऐसे ही अगर और एक लूप होता है, एक लूप ऐसे जा रहा है, ये जैसे एक रिंग है, इसके ऊपर और एक बैंगल रख दें और एक बैंगल रख दें, तो क्या होगा? सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा और ऐड हो जाएगा। सो इफ यू हैव n नंबर ऑफ लूप्स देन मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बिकम n टाइम्स। ठीक है, तो उस केस में हम लूप की बजाय उसको बोलते हैं कॉइल। इफ यू हैव ए कॉइल, कॉइल का मतलब जिसमें लूप्स हो, एक से ज्यादा लूप्स। इफ देयर इज ए coil of n loops, then magnetic field becomes mu naught n I by 2r.